अच्छा जी बच्चे, अब ये जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले तो 5 किंगडम सिस्टम के हवाले से कुछ मज़ीद बातें मैंने आप लोगों को बतानी है कि ये सवाल आपको किस तरह से आएगा। बेटा ये जो सवाल आपको आएगा इसकी 2-3 स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स को हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि वो स्टेटमेंट्स किस तरह से बन सकती हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो ये सवाल आपको किस तरह से आ सकता है। जी जनाब, ये क्वेश्चन आपको आएगा, राइट डाउन द 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। इस सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, इस सिचुएशन में आपने ये पूरा क्वेश्चन लिखना होगा राइट फ्रॉम हियर डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम से ऑनवर्ड एंड तक, ठीक है। और जो इसके बाद डायग्राम मौजूद है जो मैंने अभी पढ़ानी है वो आप लोगों ने बनानी होगी, ठीक हो गया। दूसरा आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसी सूरत में आपने जो है वो स्टार्ट नहीं करना कहाँ से, 2 किंगडम और 3 किंगडम्स आपने नहीं बताने होते, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है ज़रा एक दफ़ा ये देख लीजिएगा। एक मिनट, इसको टाइप पर कर लेते हैं जी। देखिए ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन तकरीबन यहाँ से, ठीक है। ये जो आप लोगों का ये पोर्शन मौजूद है यहाँ से, रिलेटिवली रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये यहाँ से शुरू होता है 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने का जो है वो तरीका देख लेना है कि रॉबर्ट बेकर ने ये दिया था और उसके अलावा इसमें सारे के सारे जो साइंटिस्ट के नेम्स हैं वो आप लोग देख लेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ये जो डायग्राम है जो मैं अभी ये आपको पढ़ाने लगा हूँ, ये आप लोगों ने जो है वो गौर से जो है वो देखनी होती है कि क्योंकि 2 to 5 किंगडम और या हो क्वेश्चन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दोनों तरह के क्वेश्चंस में आपको ये वाली डायग्राम लाजिमन बनानी है, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम जो है ये आपको क्या बता रही है, देखिए बेटा ये आप लोगों को बता रही है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और यहाँ से ओरिजिन होने के बाद आगे जो है वो ये किंगडम प्रोटिस्टा है और बताया ये जा रहा है एक्चुअली कि तमाम ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स जो हैं वो यहाँ इस वाली जगह पर यानी प्रोकैरियोट्स में मौजूद हैं। प्रोकैरियोट्स की डेवलपमेंट होती है, देन दे कन्वर्ट इनटू प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्ट जो हैं उसके बाद जो तमाम बाकी ऑर्गेनिज्म के जो न्यूट्रिशन की बेस पे, ये देखें ये जो तीनों है ना, ये वाले ये वो वाले हैं जो न्यूट्रिशन की बेस पे डिवाइड हुए, ठीक हो गया। सो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो सब के एंसेस्टर्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स की डेवलपमेंट होती है प्रोटिस्टा में और प्रोटिस्टा उसके बाद जो है वो अपने अपने डिसेंडेंट्स को जन्म देते हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। अब इसमें जिस जिसकी डायग्राम आप बना सकते हैं वो बना दें, वरना नेम्स लिख दें, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है और ये डायग्राम जो है ये आप लोगों को आएगी बोर्ड में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये डायग्राम आएगी। रही बात इस डायग्राम की, तो बेटा ये डायग्राम आपको ना बोर्ड में पूछी जाएगी और इवन एमडी कैट में भी बहुत ज़्यादा इस डायग्राम में कंसर्न नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसका जो सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 24 है ना, जो हमारा बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 24 है, जो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में नहीं है बल्कि सेकेंड ईयर में है, उसका इस पैराग्राफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस पैराग्राफ कह रहा हूँ, इस डायग्राम से बड़ा ही गहरा ताल्लुक है उस चैप्टर का, ठीक है। और वो चैप्टर है एक्चुअली, उस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। उस वाले चैप्टर का इस वाली डायग्राम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये अब हम देखेंगे सेकंड ईयर में जाकर। तो ये जो डायग्राम है ये आपको डिफरेंट तरीके से बता रही है कि ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन कैसे हुई, लेकिन ये डायग्राम आपने लाजिमन बनानी है। आप लोगों का जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपने ये डायग्राम लाजिमन बनानी होगी, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों का जो है वो आ जाता है आर्टिकल वायरसेस का। ये एक एंटायरली न्यू चीज़ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए ये पेज नंबर 79 है। अब मैं आप लोगों को ज़रा इस बुक के बिल्कुल शुरू में लेकर चलता हूँ। ये देखिएगा कंटेंट्स में कि हम लोग
इस चैप्टर की कंटिन्यूटी में 5 किंगडम पढ़ते हैं। ये 5 किंगडम का पहला चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 किंगडम्स यहाँ पूरे हो रहे हैं, ठीक है। और आपने 5 किंगडम सिस्टम किस में पढ़ा है? इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आपने 5 किंगडम्स यहीं से शुरू क्यों नहीं कर दिए, बल्कि आप इसी चैप्टर में वायरस क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये सवाल पैदा होता है, क्या वायरस का चैप्टर अलग नहीं बन सकता था? क्या वायरस को हम यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी था? तो बेटा ये बात याद रखिए कि वायरस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी सिस्टम। वायरस किसी भी सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं होता। वायरस को क्योंकि आप लिविंग और डेड के वर्ड पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का जो एक्चुअली आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, वो आपको क्या बता रहा है कि वायरसेस आर नॉट स्टडीड इन एनी ऑफ द किंगडम। वायरसेस डू नॉट इंक्लूड इन एनी सिस्टम। वाई? क्योंकि आप इनको इन एनी किंगडम, इन एनी सिस्टम, या आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे इन एनी किंगडम। क्या वजह है? क्योंकि इनके कैरेक्टर्स दे आर एट द वर्ज ऑफ लिविंग एंड डेड। अब वर्ज क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वर्ज। वर्ज ऑफ लिविंग एंड डेड का मतलब ये होता है बच्चे कि ना आप इनको लिविंग कंसिडर करते हैं, ना आप इनको डेड कंसिडर करते हैं। वायरस के बारे में पता क्या कहा जाता है? वायरस कंप्लीटली होस्ट डिपेंडेंट है। कंप्लीटली होस्ट डिपेंडेंट है। कंप्लीटली होस्ट डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर ये होस्ट बॉडी से बाहर है, आउटसाइड होस्ट, तो ये क्रिस्टल होगा। आउटसाइड होस्ट ये क्रिस्टल होगा। मतलब इसका क्या है? आउटसाइड होस्ट क्रिस्टल से मुराद ये है कि इट विल अपीयर डेड। मतलब क्रिस्टल क्या होता है? ये जो नमक होता है, नमक के छोटे छोटे सफ़ेद दाने, ये क्या होते हैं? ये क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो नमक के छोटे छोटे सफ़ेद दाने हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अब नमक के छोटे छोटे जो सफ़ेद दाने क्रिस्टल हैं, अब ये लिविंग तो नहीं है, ठीक है। ये तो डेड एंटिटी है, डेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन नमक जो है वो इतना डेड है कि वो होस्ट बॉडी में आकर भी कोई फंक्शन नहीं करता। मतलब होस्ट बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन होस्ट बॉडी में आकर अपने इख्तियार से कुछ नहीं करता। जबकि वायरस का क्या करता है? वायरस होस्ट बॉडी से बाहर बिल्कुल नमक की तरह का एक क्रिस्टल है, छोटा सा, जो डेड है। लेकिन जैसे ही होस्ट बॉडी में आता है, इट एक्ट्स लाइक अलाइव। इट एक्ट्स लाइक इट्स अलाइव। क्यों? कैसे? ये अलाइव की तरह कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है? बेटा ये अपनी कॉपीज बनाता है। कॉपीज बनाने का क्या मतलब है? कॉपीज बनाने का मतलब ये है कि ये रिप्रोड्यूस करता है। और आपने वो जो 9 कैरेक्टर्स पढ़े हुए हैं पहले पेज के ऊपर, उनमें आपको अच्छे तरीके से पता है कि रिप्रोडक्शन एक बड़ा वाजे कैरेक्टर है किनका? लिविंग ऑब्जेक्ट्स का। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ किसी होस्ट बॉडी में जाके रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो लिविंग कंसिडर की जा सकती है। लेकिन वायरस का क्या इशू है कि ये बॉडी से बाहर बिल्कुल डेड, नो लाइफ, नो वाइटल साइन, नथिंग। अब इसको आप डेड कह देते हैं, लेकिन जैसे ही ये होस्ट बॉडी के अंदर जाता है, इट एक्ट्स लाइक अ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट कैन एक्ट एज ए डेड ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट कैन एक्ट एज ए लिविंग ऑब्जेक्ट। सो ऐसे मौके पर फिर आप वायरस को क्या स्टेटस देते हैं? इट इज एट द वर्ज ऑफ लिविंग एंड डेड। और बेटा ये जो कैरेक्टर है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का नहीं है। ये किसी भी किंगडम के ऑर्गेनिज्म का नहीं है, लिहाजा आप इसको किसी भी किंगडम में शामिल नहीं कर सकते। फिर एक और बात जिसकी वजह से आप इसको किंगडम में नहीं शामिल कर सकते, वो ये है कि ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का क्या मतलब है? कोई बताएगा? नॉन सेलुलर। जी बेटा, व्हाट इज नॉन सेलुलर?
बेसिकली इसमें सेल नहीं होता, इसका किसी भी वायरस का सेल नहीं होता, ठीक है, नो सेल। और ये बात आप लोग अगर ज़रा देखें तो 5 किंगडम सिस्टम में सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है बेटा? अगर हम किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कैटेगरी किसकी आती है? डोमेन। सबसे बड़ी कैटेगरी जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म समा जाते हैं वो डोमेन है। और डोमेन कितनी तरह की है? दो, प्रोकैरिया और यूकैरिया। अगर डोमेन दो तरह की है, प्रोकैरिया और यूकैरिया, तो किसी ऑर्गेनिज्म में सेल होगा तो वो प्रोकैरियोट होगा ना। अगर ऑर्गेनिज्म में सेल होगा तो वो यूकैरियोट होगा। वायरस क्या है? ये ना प्रोकैरियोट में आ सकता है ना यूकैरियोट में आ सकता है, भाई सेल ही नहीं है। तो इसकी तो जगह डोमेन में नहीं है तो किंगडम में कहां शामिल करोगे इसको? यही वजह है कि हम वायरस को किसी और चैप्टर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये तो डोमेन में नहीं आ सकता। डोमेन भी रिक्वायर करती है कि ऑर्गेनिज्म के पास सेल मौजूद हो, बट वायरस डू नॉट हैव एनी सेल। सो बात यहां पर क्या समअप हो गई कि वायरस को अलग से चैप्टर में जगह देने की वजह ही यही है कि अगर आप किंगडम के चैप्टर्स के साथ वायरस को जगह देते हैं तो किंगडम्स के कैरेक्टर में डिमांड है डोमेन में वो ऑर्गेनिज्म आता हो और वायरस डोमेन में नहीं आता। सो ये बात यहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो बात, जी जी बोले बोले बोले, जरूर जरूर। वायरस रेप्लिकेट करेगा और उसी रेप्लिकेशन के नतीजे में रिप्रोड्यूस करेगा। रेप्लिकेट करता है वायरस। देखिए, वायरस के बारे में मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूं, एक डेफिनेशन आपको आपकी बुक से दिखा के उसके बाद, ठीक है, आप ही के क्वेश्चन का आंसर इस डेफिनेशन में मौजूद है। बेटा, वायरस का जो की जो डेफिनेशन आप लोगों की बुक में लिखी हुई है ना, वो है यहां पर, इट कैन बी डिफाइंड एज ए नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज। पहली शर्त क्या है? ये पहली शर्त है। अगर आप लोगों ने वायरस के कैरेक्टर्स को डिवाइड करना है ना, तो ये पहली शर्त है जो वायरस के कैरेक्टर्स को डिवाइड के पहला पॉइंट बनता है, नॉन सेलुलर। दूसरी शर्त इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शियस एंटिटी है, ठीक है। नंबर 3, विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। जी बेटा, ये तीसरा पॉइंट जुरेज आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये किस चीज को रेप्लिकेट कर रहा है? इसमें तो सेल ही नहीं है बेटा। वायरस एक ऐसा बदमाश है, और आपको पता है मैं इसको एक नाम दिया करता हूं, जॉन विक। आप लोगों ने यकीनन देखे होंगे तीनों पार्ट्स उसके। मैं इसको जॉन विक का नाम दिया करता हूं, जो सिर्फ एक छोटे से पिस्टल से तबाही फेर देता है। आपको पता है वायरस के पास क्या होता है? सिर्फ डीएनए या आरएनए और एंजाइम। ये आपकी बॉडी में आता है और हर चीज की बैंड बजा के जाता है। जिन दिनों मैंने ताज़ा ताज़ा जॉन विक देखी ना, तो उन्हीं दिनों आया ये वायरस का आर्टिकल मैं पढ़ा रहा था कॉलेज में ना, तो मैंने इसका नाम रख दिया, क्योंकि आप लोगों ने अगर देखी हो, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। वो एक ऐसी मूवी है जो छोड़ने वाली नहीं है। तो जब मैंने देखी ना, मैं कहा यार, इससे बेहतर नाम वायरस को डिफाइन ही कोई नहीं कर सकता। आपके सवाल का जवाब ये है कि एक ऐसा बदमाश है
जो सिर्फ डीएनए और एंजाइम लेके आपकी बॉडी में घुसता है और आपके पूरे पूरे ऑर्गन्स में तबाही फेर देता है। कोरोना को ही ले लें, बाकी छोड़ दें, लेटेस्ट मिसाल ले लेते हैं। इसके पास डीएनए और एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स के जरिए हमारे सेल की मशीनरी को काबू में करता है, अपने काम निकलवाता है और उसके बाद रेप्लिकेट, अपना डीएनए रेप्लिकेट करके उसके बाद जो है वो तसल्ली से अपनी नस्ल को फैलाता है। मुझे ये बताइए चले मैं आप लोगों को जो है वो ये डेफिनेशन पूरी कर लूं, फिर उसके बाद अगला ये सवाल करता हूं। आगे आइए, नॉर्मली एनकेस्ड इन प्रोटीनिशियस कोट। चौथा पॉइंट ये है कि ये प्रोटीन कोट में बंद होता है। अब देखिए एग्जांपल, मैं एक बड़ी ही रैंडम सी एग्जांपल बनाने लगा हूं। एग्जांपल है कि बेटा ये एक वायरस है, ठीक है, इसके पास अपना एक डीएनए मौजूद है। डीएनए बना लेते हैं, इसमें आरएनए भी होता है लेकिन डीएनए बना लेते हैं, ठीक है, और चंद एक एंजाइम्स है। ये एक सेल में गया और वहां जाके इसने न्यू वायरस बना लिया। कैसे? बेटा इसको क्या क्या कुछ चाहिए? इसको चाहिए प्रोटीन, इसको चाहिए न्यू डीएनए, न्यू प्रोटीन कोट चाहिए। ये प्रोटीन कोट, ये वाला बाहर जो है ये प्रोटीन कोट है ना इसका, ठीक है, इसको न्यू प्रोटीन कोट चाहिए। इसको जनाब चाहिए न्यू डीएनए, न्यू डीएनए चाहिए, न्यू एंजाइम्स चाहिए। किसके लिए? नया वायरस बनाने के लिए, नया वायरस तैयार करने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए ना। अब मुझे बताइए कि कोई ऐसी चीज है जो इसके पास जिसके लिए इसके पास से जो है वो जराए ना हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है ना, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए क्या बनाता है? हो गया काम। एंजाइम भी प्रोटीन, प्रोटीन कोड भी प्रोटीन, और इसी डीएनए को ये क्या कर लेगा? रेप्लिकेट। जब ये इसी डीएनए को रेप्लिकेट कर लेगा और इसी डीएनए से प्रोटीन भी बना लेगा और इसी डीएनए से अपने एंजाइम्स भी बना लेगा, तो नया वायरस तैयार होगा। मतलब ये कि ये अगला वायरस बनाने के लिए अपने साथ सारा कुछ लेकर आता है, और वो एक डीएनए है जिसको ये रेप्लिकेट भी करता है, जिससे ये अपने एंजाइम्स भी बनाता है और जिससे ये अपना प्रोटीन कोड भी बनाता है। वही बना बनू के पैकेज में बंद करके सेल से बाहर जाओ भाई, किसी और सेल को इन्फेक्ट करो जाके। अब आइए डेफिनेशन में आगे। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसको होस्ट रिक्वायर्ड होता है। बेटा दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर इट्स ओन सिंथेसिस, यानी कि होस्ट की मशीनरी को जो है वो ये यूज करता है। अच्छा, वायरस का एक कैरेक्टर जो मैं अब आगे आप लोगों को यहाँ पर लिख कर देता हूँ वो ये है कि इसके बारे में आप लोगों की बुक में लिखा हुआ ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है बच्चे? ऑब्लिगेट पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है विच कैनॉट लिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ऑब्लिगेट पैरासाइट कैनॉट लिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आउटसाइड द होस्ट बॉडी जो है वो वायरस बिल्कुल डेड है। आउटसाइड द होस्ट बॉडी डेड है। तो ये आप लोगों के सामने बातें आ गई। अच्छा, ये जो बाकी पैराग्राफ है इसकी डिस्कवरी के बारे में है जो मैं कल डिस्कस करूंगा। जी कोई कुछ कह रहा है? ऑब्लिगेट का मतलब ये है बच्चे कि एक ऑर्गेनिज्म है। वैसे तो वायरस को ऑर्गेनिज्म कहना भी ठीक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वजह क्या है कि ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, कम से कम ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनिज्म कहना भी जो है वो एक मतलब वैसे आप अपने लेवल पर कह सकते हैं, बट एक्चुअली इसको ऑर्गेनिज्म कहना भी ठीक नहीं है। बात ये हो रही थी कि कोई एक ऑब्जेक्ट
जो जिसको डिवाइड करने के लिए अपने होस्ट का सेल रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से फंजाई ऐसे हैं, हालांकि फंजाई के पास तो सेल्स हैं ना, बहुत से फंजाई ऐसे हैं जो कि अपने होस्ट में जाकर ही जिंदा रह सकते हैं, वरना वो जिंदा ही नहीं रहते। इसी तरह वायरस भी, उसको होस्ट मिलेगा तो वो अपना आप जाहिर करेगा, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, वरना होस्ट बॉडी से बाहर उसको डेड कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, जिसको अलाइव रहने के लिए होस्ट रिक्वायर्ड हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी वो जबरदस्ती उसको होस्ट रिक्वायर्ड हो कि मैं रहूंगा तो होस्ट के साथ रहूंगा, वरना मैंने नहीं रहना, ऐसा ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाता है। देखें, इसको इसकी ना एक ऑपोजिट टर्म पढ़ लेते हैं। चले वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। वो टर्म भी क्योंकि आप लोगों के आगे बुक में आनी है, तो इसलिए मैं जो है आप लोगों को यहीं पर पढ़ा देता हूँ। वो एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो होस्ट के बगैर जिंदा रह सकते हैं। ये वो पैरासाइट्स हैं जो होस्ट बॉडी से बाहर भी गुजारा कर लेते हैं, जिनको होस्ट नहीं भी मिलता तो ये गुजारा कर लेते हैं। तो ये फैकल्टेटिव होते हैं, मतलब ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के बगैर सरवाइव कर ही ना सकें, उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। वो पैरासाइट जो बगैर होस्ट के सरवाइव ही ना कर सके, जिनके पास और कोई सोर्स ना हो सिवाय इसके कि होस्ट ही उनको फूड दे, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नहीं सरवाइव कर सकता, प्लाज्मोडियम को होस्ट बॉडी चाहिए लाजिमन, लिहाजा वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लाजमी है उसके लिए, उसकी जिंदगी ही पैरासाइटिज्म है। वो ऐसा है ही नहीं कि वो उसके बगैर गुजारा कर सकता। तो जिसकी जिंदगी ही पैरासाइटिज्म हो, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाता है। अब क्लियर है? ज्यादातर जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ना, वो एंडो ही होते हैं। एक्सो आमतौर पे गुजारा कर लेते हैं खुद। जी, और कोई सवाल? अच्छा, अब ये जो बाकी आर्टिकल आप लोगों के इधर में लिखा हुआ है ना, ये जो आर्टिकल है ये आप लोगों को बताएगा डिस्कवरी के बारे में कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, ये आप लोगों का खास तौर पे ये वाला जो है ना, ये जो येलो बॉक्स है, ये अक्सर औकात पूछ लिया जाता है, बाज़ औकात उसमें पूछ लिया जाता है, बोर्ड की क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बाज़ औकात जो है वो एमडीकैट में पूछ लिया जाता है। वायरस की स्टडी जो है वो वायरोलॉजी कहलाती है, और इसको पॉइजन का वर्ड दिया गया था आमतौर पर ना, जो इसको लैटिन में इसका जो होता है ना वायरस का मतलब, इंग्लिश में वायरस का मतलब होता है पॉइजन। इसको पॉइजन कंसिडर किया था क्या, क्योंकि शुरू शुरू की माइक्रोस्कोप्स में नजर नहीं आता था ये। आप याद रखिए, वायरस कैन नेवर बी सीन बाय द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, वैसे ये आप लोगों की बुक की हद तक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली वायरस को देखा जा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप से भी। अब जो वायरस डिस्कवर हो गए हैं ना, अब जो वायरस डिस्कवर हुए हैं बहुत लंबे अरसे के बाद, मतलब आप यूँ कह लें कि आप लोगों की बुक तकरीबन, मैंने एफएससी की थी 2010 में। हाँ, मेरी एफएससी 2010 की है, तो मैंने भी यही बुक पढ़ी थी। और मेरा भाई जो मुझसे 4 साल बड़ा है, उसने भी यही बुक पढ़ी थी, और उसने वो बुक यूज़ की थी जो उससे 2 साल बड़े कज़न ने उससे पहले पढ़ ली थी। मतलब ये, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये बड़ी पुरानी चलती आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली ये 98 की लिखी हुई है, तकरीबन 98 या 2000, सन 2000 की लिखी हुई है। 20 साल बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन है। तो इसके मुताबिक आप वायरस को लाइट माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों के प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वायरस कैन बी सीन। यहाँ आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि वायरस कभी बैक्टीरिया से बड़ा हो ही नहीं सकता।
गलत बात है। कुछ वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से बड़े हैं, और अगर बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ऑब्वियसली फिर वायरस भी देखा जा सकेगा। तो जो समझने की बात है यहाँ पर वो ये है कि वायरस, अगर बैक्टीरिया से, कुछ वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से बड़े हैं, तो उनको आप देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे। आपकी बुक के मुताबिक इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। जी जुरैज, आप कुछ शायद पूछने लगे थे। आप बुक वाला लिखेंगे यार। प्रॉब्लम यह है कि मैं बताता हूँ साथ साथ कि यहाँ पे क्या क्या गलत है, लेकिन आपने बोर्ड में बुक वाला लिखना है। आप साइड पे एक छोटी सी जगह पर एक स्टार डाल के ऊपर लिख लिया करेंगे, सर ने ये बताया था कि वायरसेस कैन बी लार्जर देन बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये आपके बुक पे अगर एक फुट नोट लिखा हुआ है तो खैर है, लेकिन अगर आपने जो है वो ये बोर्ड में नहीं लिखना, क्योंकि बोर्ड में कहना नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड में लकीर के फ़कीर मौजूद होते हैं। बोर्ड में आपको एक बुकलेट दिया जाता है जो की होती है आंसर्स की, जिसने प्रॉपर उसी के मुताबिक लिखा होता है, उसको दे दिए जाते हैं मार्क्स। अब ऐसी सूरत में प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ऐसी सूरत में बेटा वहाँ आता है जब ऐसे लोग आपको सुन रहे होते हैं, आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं, जिनका अपना नॉलेज मैट्रिक से ऊपर नहीं होता, या यूँ कह लें कि वो बस एफएससी उनको आती होती है, उससे आगे कुछ आता ही नहीं होता। जब ऐसे लोग पेपर चेक करते हैं, और ऐसे लोग लिटरली पेपर चेक करते हैं, मतलब मैं मुबालगा नहीं कर रहा, जब ऐसे लोग पेपर चेक करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि फिर उनको समझ नहीं आता कि ये बच्चे ने क्या लिखा हुआ। जैसे सेकेंड ईयर में दूसरे पेज पर ही, सेकेंड ईयर की जो बुक है ना बायो की, उसमें दूसरे पेज पर ही ब्लंडर है, और वो सिर्फ हमारी बुक में नहीं, फेडरल की बुक में भी है, जिसको हमारे बच्चे बड़ी ऑथेंटिक चीज़ मानते हैं। हमारे जो पीटीबीबी वाले हैं ना, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़े हुए बच्चे, वो फेडरल की बोर्ड को बहुत ही बड़ी अथॉरिटी मानते हैं। एंड वंस आई ऑल्सो बिलीव दैट कि भाई ये बड़ी फेडरल की बुक तो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी डिफ़िकल्ट है, ये तो कमाल होगी, उसमें भी गलत है, ब्लंडर है। और वो ब्लंडर मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा इसको फुट नोट में ठीक कर लो, बस उसके अलावा मज़ीद जो है वो आपने इसको बोर्ड में नहीं लिखना। ये सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए है कि भाई जो सही बात है वो आप लोगों तक आनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बाकी आप लोगों ने बुक वाला ही लिखना है। और बहुत से बच्चों का मुझे ये बात भी पता है कि जब मैं ये बात बताता हूँ कि बेटा आप लोगों की मजबूरी है कि आपने यही लिखना है, जबकि बुक में गलती है, तो बहुत से बच्चों का साइंस, ख़ास तौर पे हमारी बुक्स पढ़ने से दिल उठ जाता है। लेकिन मैं बताता इसलिए हूँ कि यार शायद कभी अकल आ जाए, और अब अकल आई भी है इंशाल्लाह। 2022 तक उम्मीद है एसएससी का सिलेबस चेंज हो जाएगा। 2022 की जो फर्स्ट ईयर की क्लास होगी ना, वो न्यू बुक्स पढ़ेगी, तो वो जो है वो इंशाल्लाह तब तक चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये हालत है, बहुत ही फजूल हालात है। आप लोगों की बुक में बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। आप लोगों के सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में फिर भी कम है, सेकंड ईयर में तो ओए होए होए जो हालात हैं, तौबा तौबा। तो बात ये हो रही थी कि आप लोगों ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों ने बोर्ड में वही लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को ना